हेलो फ्रेंड्स, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने महासागरों और महाद्वीपों के वितरण से संबंधित यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट से संबंधित टॉप 25 एमसीक्यू को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले 26 क्वेश्चन से। तो आगे देखिए सभी। ये रहा आपकी स्क्रीन पर 26 नंबर का क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म वेगनर के सिद्धांत का प्रमुख प्रमाण था। बताइए विच फॉसिल्स स्ट्रांगली सपोर्टेड वेगनर्स थ्योरी। बताइए डायनासोर, मेसोसारस या होमोसेपियंस या फिर मेमथ। बताइए कौन सा डायनासोर होगा, मेसोसारस होगा, होमोसेपियंस या मेमथ। चारों में से कौन सा आंसर होगा दोस्तों जो वेगनर के सिद्धांत का प्रमाण था, है ना। उन्होंने फॉसिल्स की बात करी थी, जीवाश्म की बात करी थी, तो कौन सा जीवाश्म उनके सिद्धांत को सपोर्ट करता है, प्रूफ देता है उसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेसोसारस। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेसोसारस। ये मेसोसारस क्या होता है दोस्तों? तो मेसोसारस एक छोटे रेंगने वाले जीव होते हैं जो कि उतले और खारे पानी में रह सकते हैं दोस्तों, है ना। जो कि कहाँ पाए जाते थे? एक मेडागास्कर, अफ्रीका और कुछ तीनों स्थल खंडों को जोड़कर लेमुरिया बना था, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि आज से 4000 वर्ष 4800 किलोमीटर दूर है। कहाँ? देखिए मेसोसारस जो है, यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका सॉरी दक्षिण अमेरिका में जो ब्राजील का क्षेत्र है और दक्षिण अफ्रीका यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये दक्षिण अफ्रीका के प्रांत है। यहाँ पर मेसोसारस के यानी छोटे रेंगने वाले ये जीव पाए गए थे, है ना। तो ये उनके इनका प्रमाण था दोस्तों कि ये जीवाश्म दोनों एक जगह मिलते हैं, जो इसको कॉन्टिनेंटल का ड्रिफ्ट थ्योरी का प्रमाण देते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों। बताइए आंसर क्या होगा। यदि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका की तटरेखा को 1000 फेदम की समुच्च रेखा पर मिलाया जाए तो if South America and Africa are matches at 1000 कंटूर लाइंस। बताइए तो मेल खाते हैं कि नहीं? ये मेल आंशिक रूप से खाते हैं या वैज्ञानिक रूप से असंभव है या आंशिक रूप से। बताइए डू नॉट मैच, पार्शियल फिट, परफेक्ट फिट, इम्पॉसिबल। बताइए चारों ऑप्शन में से क्या हो सकता है। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों को अगर हम आपस में जोड़े और कितनी गहराई 1000 मीटर की समुच्च रेखा पर जोड़ा जाए तो क्या एक दूसरे से मेल खाएंगे? तो बिल्कुल आंसर होगा दोस्तों इसका परफेक्ट फिट, पूर्ण रूप से मेल खाएंगे दोस्तों। मतलब इनको जोड़ेंगे तो ये पूरी 1000 फेदम की गहराई पर दोनों ही आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है। इन दोनों को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, जो कि 4800 किलोमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच, फिर भी ये 1000 फेदम की गहराई तक एक दूसरे में फिट हो सकते हैं, परफेक्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। रेडियोमेट्रिक डेटिंग से प्राप्त तथ्य क्या सिद्ध करते हैं? रेडियोमेट्रिक डेटिंग ऑफ ओशन फ्लोर रॉक्स सजेस्ट, क्या सजेस्ट करते हैं कि महासागर महासागर प्राचीन है यानी ओशियंस आर ओल्डेस्ट। बी महाद्वीप नवीन है, कॉन्टिनेंट्स आर नेवर मतलब न्यू। और सी महाद्वीपीय तल जुरासिक से पुराना नहीं है, ओशन फ्लोर इज नॉट ओल्डर देन जुरासिक। ये डी पेंजिया मिथक है, पेंजिया मिथ। बताइए क्या हो सकता है। रेडियोमेट्रिक डेंटिंग से प्राप्त तथ्य क्या सिद्ध करते हैं? पहली बात दोस्तों कि रेडियोमेट्रिक डेंटिंग होता क्या है। रेडियोमेट्रिक डेंटिंग एक काल निर्धारण की एक विधि है ना, जिससे चट्टानों के निर्माण के समय का पता लगाया जा सकता है। तो जब इससे चट्टानों की आयु का पता लग सकता है रेडियोमेट्रिक डेंटिंग से, तो इससे ये सिद्ध हो सकता है कि कौन नया है और कौन पुराना है। तो हमने जब हेरियस महोदय ने 1961 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी थी, महासागरीय अधस्थल विस्तार का सिद्धांत, उसमें बताया गया था कि महासागर नए हैं और महाद्वीप पुराने। मतलब महासागर पहले बने, मतलब महासागर अभी नवीन है, मतलब अभी बन ही रहे हैं, और महाद्वीप पहले बन चुके, मतलब महाद्वीप पुराने। और ये क्या कह रहा है, महासागर प्राचीन है। महासागर प्राचीन नहीं है, महासागर नए हैं, तो ये तो हो नहीं सकता।
दूसरा बी ऑप्शन कह रहा है कि महाद्वीप नए हैं, नवीन है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, महाद्वीप तो पुराने हैं। ये सी ऑप्शन पेंजिया मिथक, डी में देखिए पेंजिया मिथक है, पेंजिया मिथक नहीं है ना, पेंजिया का तो पूरा प्रूफ दिया गया है। लेकिन सी बोलता है महासागरीय तल जुरासिक से पुराना नहीं, बिल्कुल सही बात है। महासागर का जो तल है ना, महासागर मतलब जो 400 करोड़ वर्ष पहले बने थे, और जुरासिक से पुराना नहीं है। जुरासिक जो कि मीसोजोइक पीरियड में आया था दोस्तों, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, टिलाइट किसका संकेत है? टिलाइट डिपॉजिट इज इंडिकेटेड, बताइए टिलाइट क्या होते हैं? क्या ए ऑप्शन होगा ज्वालामुखी क्रिया, बी हिमानी क्रिया यानी ग्लेशिएशन, या सी मरुस्थलीकरण यानी डेजर्टिफिकेशन, या डी समुद्री अपरदन यानी मेराइन इरोजन। बताइए टिलाइट किसका संकेत है? सबसे पहले ये समझ लीजिए टिलाइट होता क्या है दोस्तों, ये टिलाइट है क्या वास्तव में। तो टिलाइट जो है दोस्तों एक सेडिमेंट्री रॉक है, यानी अवसादी चट्टान है। और ये अवसादी चट्टानें कैसी बनी थी? जब ग्लेशियर वो आया था, यानी हिमानी का जो निक्षेपण हुआ था उसकी क्रिया के द्वारा बनी थी। तो हिमानी निक्षेपण की क्रिया हिमानी क्रिया से बना है टिलाइट, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, बताइए गोंडवाना क्षेत्र में टिलाइट की समानता क्या दर्शाती है? गोंडवाना क्षेत्र, बताइए टिलाइट की समानता क्या दर्शाती है? आपको सभी को मालूम, जब पेंजा का विभाजन हुआ था, तो जो भी गोंडवाना लैंड मतलब दक्षिणी भाग जो था, जिसमें आज वर्तमान में जो अगर हम देखा जाए तो भारत भी गोंडवाना का हिस्सा था, ऑस्ट्रेलिया था, दक्षिण अमेरिका था, है ना, ये सभी। तो गोंडवाना क्षेत्र में सभी में टिलाइट की समानता है, एक जैसे टिलाइट पाया जाता है, मतलब एक जैसी अवसादी चट्टानें पाई जाती है। तो ये किसका प्रमाण है? मतलब ये बताता है कि क्या दर्शाते हैं? समान ज्वालामुखी नहीं हो सकता, समान महासागर ये भी नहीं है, समान पर्वत ये भी नहीं है। दूसरा हो जाएगा समान जलवायु इतिहास, ये दर्शाता है कि अगर इनकी चट्टानें एक जैसी है तो इनका जो जलवायु का इतिहास रहा है, हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, वह एक जैसा रहा। तो जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के सिद्धांत में ये बताया भी गया है, समान जलवायु इतिहास। टिलाइट जब उन्होंने प्रूफ दिया था वेगनर महोदय ने। क्वेश्चन नंबर 31 पर देखिए दोस्तों, बताइए मेसोसारस के जीवाश्म किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं? मेसोसारस फॉसिल्स आर फाउंड इन ए भारत और चाइना, भारत और चीन, दूसरा अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, डी यूरोप और एशिया। बताइए मेसोसारस के जो जीवाश्म हैं वह किन महाद्वीपों में पाए जाते हैं दोस्तों? मेसोसारस, सबसे पहले ये देख लेते हैं मेसोसारस क्या होता है दोस्तों। तो मेसोसारस एक छोटे जीव होते हैं, रेंगने वाले जीव होते हैं, जो कि केवल उथले खारे सागर में ही पाए जाते हैं, है ना। तो और ये कहाँ पाए गए थे दोस्तों? जब अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, आज भले 4,800 किलोमीटर की इनके बीच की डिस्टेंस है, लेकिन इन पर जो फॉसिल्स पाए गए थे वो मेसोसारस के पाए गए थे। तो ये अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में मेसोसारस के जीवाश्म इन दो महाद्वीपों में पाए गए थे। आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका है और ये अफ्रीका है, इनके बीच की डिस्टेंस 4,800 किलोमीटर वर्तमान में भले ही है, लेकिन यहाँ पर भी मेसोसारस के जीव है और यहाँ पे भी मेसोसारस के फॉसिल्स यानी जीवाश्म पाए गए। यानी इनको दोनों को जोड़ने पर ये लगता है कि एक समय के बीच में इनके बीच में ये अटलांटिक ओशियन जो बताया जा रहा है वर्तमान में, ये नहीं था, मतलब ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, बताइए प्लेसर निक्षेप किस प्रकार का प्रमाण है? प्लेसर डिपॉजिट्स, जीवाश्म, फॉसिल्स है, जलवायु है यानी क्लाइमेट है, खनिज समानता यानी मिनरल सिमिलरिटी है, या डी पर्वत ओरोगेनी है? बताओ, और जो बताइए क्या हो सकता है दोस्तों? प्लेसर डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट क्या है? यह एक तरह का निक्षेपण है, निक्षेप से है ना। आपको मालूम है कि ये जो है एक तरह का क्या है, जीवाश्म है ना, जो कि जलवायु तो हो नहीं सकती, खनिज समानता, पर्वत निर्माणता, खनिज समानता सॉरी, प्लेसर डिपॉजिट है ना, तो इसमें खनिज समानता है, मतलब एक तरह की जैसे सोना युक्त सिराए गोल्ड बेरिंग जो थी,
गोल्ड बियरिंग वेन्स ब्राजील में पाई गई थी, वही दक्षिण अफ्रीका के घाना तट पर भी पाई गई थी। तो एक जैसे खनिज डिपॉजिट हुए थे, इन दोनों से ये प्रूफ होता है कि प्लेसर डिपॉजिट जो है एक किस प्रकार का प्रमाण है, तो खनिज समानता का प्रमाण है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बताइए, वेगनर द्वारा बताए गए पोलर फ्लिंग बल का संबंध किससे है? पोलर फ्लिंग बल बताइए। पोलर फ्लिंग फोर्स इज रिलेटेड टू ए, क्या ज्वारीय आकर्षण से संबंधित है, यानी टाइडल फोर्सेस की बात करें पुल की, ये पृथ्वी का घूर्णन, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ताप प्रवाह यानी हीट फ्लो। बताइए वेगनर द्वारा जो ये बल बताया गया था पोलर फ्लिंग फोर्स है ना, बल, यह किससे संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, वेगनर ने जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अपने यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में दो प्रकार के बल सुझाए गए थे। एक बल था हमारा ज्वारी बल यानी टाइडल फोर्स, जो कि सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित था, और दूसरा था हमारा पोलर फ्लीइंग फोर्स, जो कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था, जिसमें यह बताया गया था कि पृथ्वी के घूमने का अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसका कारण है पोलर फ्लीइंग बल है ना, पोलर फ्लीइंग फोर्स है ना, और एक टाइडल फोर्स जो कि आकर्षण से सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, ज्वारी बल टाइडल फोर्स, अभी हमने बात करी, टाइडल फोर्स किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण है, क्यों बताइए? इसका पृथ्वी और सूर्य के कारण, पृथ्वी और चंद्रमा के कारण, सूर्य चंद्रमा का आकर्षण या पृथ्वी का झुकाव। बताइए टाइडल टाइडल फोर्स यानी ज्वारी बल किसके कारण उत्पन्न होता है? तो दोस्तों टाइडल फोर्स जो होता है ये सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है ना। पृथ्वी पर जो भी बल, पर जो भी फोर्स लग रहा है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण से ये बल लग रहा है, मतलब पृथ्वी पर तो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट 35 का आंसर बताइए, आर्थर होम्स ने 1930 के दशक में क्या प्रस्तावित किया? आर्थर होम्स प्रपोज्ड, नेक्स्ट बताइए, ए समुद्री तल प्रसार दिया था क्या समुद्र, या बी संबंध धारा सिद्धांत यानी कन्वेक्शन करंट थ्योरी, या सी ज्वारी बल सिद्धांत यानी टाइडल थ्योरी, या डी हिम युग सिद्धांत। बताइए चारों में से क्या आंसर होगा? आर्थर होम्स ने 1930 में 1930 में दोस्तों जो प्रस्तावित किया था, जो प्रपोज किया था, वो था कन्वेक्शन करंट थ्योरी यानी संबंध धारा सिद्धांत, और जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी की 3 परतों में से जो मध्य वाली परत है मेंटल, उसमें संबंध धारा प्रभावित होती है, जिसके कारण प्लेटें जो है प्रवाह करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 बताइए, संबंध धाराएं किस परत में उत्पन्न होती है? अभी मैंने आंसर बता दिया इसका, तो क्रस्ट में नहीं होती है, कोर यानी क्रोड में भी नहीं होती है, लिथोस्फीयर में भी नहीं होती है ना, ये होती है मेंटल में दोस्तों, केवल मेंटल में होती है। लिथोस्फीयर में क्या होता है? लिथोस्फीयर में क्रस्ट और मेंटल दोनों आ जाते हैं दोस्तों, है ना। 200 किलोमीटर की गहराई पे तक का जो होता है वो लिथोस्फीयर में काउंट होता है। तो इसमें 2 परतें आती है, अपर मेंटल और क्रस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा मेंटल। क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? संबंध धाराएं मेंटल में प्रभावित होती है, जिसके कारण प्लेटें प्रवाह करती है, ये बताया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट या ट्रू? वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का कारण स्पष्ट किया था। दूसरा स्टेटमेंट ये है, प्लेट विवर्तनिकी ने वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार दिया। ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट सेकंड है दोस्तों। बताइए वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन का कारण स्पष्ट किया। बताइए क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही है, कि दोनों सही है, कि दोनों गलत है? चारों में से कौन सा आंसर होगा? बताइए। तो दोस्तों 2 स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। पहला स्टेटमेंट पे देखिए क्या है, वेगनर महोदय ने जो महाद्वीपीय विस्थापन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी उसका कारण स्पष्ट किया था क्या? बिल्कुल नहीं किया था, गलत है। उन्होंने संभावना व्यक्त करी थी और बताया गया था कि महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े थे। उनके लिए जो भी 2 फोर्सेस बताए गए थे, महाद्वीपीय प्रवाह हो रहे हैं, महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं,
तो उसके लिए उन्होंने टाइडल फोर्स यानी ज्वारीय बल बताया और एक पोलर फ्लीइंग फोर्स बताया जो कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित था। लेकिन दोनों को वैज्ञानिक आधार नहीं दे पाए थे दोस्तों। तो ये जो फर्स्ट वाला जो है वो तो गलत हो जाएगा, केवल एक सही है तो हो नहीं सकता। प्लेट विवर्तनिकी ने वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार दिया, बिल्कुल सही है। ये 1912 में इन्होंने वेगनर महोदय ने 1912 में अपना सिद्धांत दिया, फिर बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया 1967 में, जिसमें मैकेंजी, फार्कर और मॉर्गन साहब ने बताया कि जिसे आप वेगनर महोदय जिसे महाद्वीप बोल रहे हैं, वास्तव में वो महाद्वीप नहीं है, वो प्लेटें हैं, जो कि एक बहुत बड़ा स्थलखंड है और ये स्थलखंड एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, है ना। ये प्लेटें जो है सीमा पर यानी तैर रही है, यानी मेंटल पर तैर रही है, जिसके कारण ये एक दूसरे से दूर हो रही है। तो ये उन्होंने उनका कारण बताया था। प्लेट विवर्तनिकी ने वेगनर के सिद्धांत को वैज्ञानिक आधार दिया था, बिल्कुल साइंटिफिक आधार दिया था। तो इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल दूसरा सही है ना, पहला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, बताइए द ओशन फ्लोर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर डिविजन्स। महासागरीय तल जो है वो कितने प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, बताइए। ए वाले में हो जाएगा 2, बी सी 3, 4, ये 5, बताइए। 2, 3, 4, 5 बताइए। महासागर का जो तल है, ओशन फ्लोर जो है, वो कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा बी, है ना। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से है उन पे विचार कर लेते हैं। देखिए 3 होते हैं हमारे। एक तो है महाद्वीपीय सीमा यानी कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, जिसमें महाद्वीपीय मैग्नेटट यानी कॉन्टिनेंटल सेल्फ, महाद्वीपीय ढाल यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप, महाद्वीपीय उभार और गहरी महासागरीय खाइयां आती है। दूसरा होता है वितली मैदान, एबिशल प्लेन, है ना, जिसमें महाद्वीपीय अवसाद जमा होते हैं यानी मैदान। तीसरा होता है मध्य महासागरीय कटक, है नहीं, महासागर में डूबी हुई पर्वत श्रृंखलाएं होती है ये। तो ये महासागर के तीनों, महासागर का जो तल है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 बताइए। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अभी हमने बात करी और ऊपर मैंने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा महाद्वीपीय सीमा का भाग है? महाद्वीपीय सीमा में कौन कौन को इंक्लूड किया जाता है, बताइए। किस किस को इंक्लूड किया जाता है? क्या मिड ओशियनिक रीज को, या एबिशल प्लेन्स को, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, या ओशियन ट्रेंच को, बताइए। ये गर्त है, महासागरीय गर्त हिंदी में, याद रखिएगा। बताइए किसको शामिल किया जाता है कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी महाद्वीपीय सीमा का में किन किन को लिया जाता है? तो उसका भाग होता है दोस्तों महाद्वीपीय सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, है ना। यह आंसर हो जाएगा हमारा सी। यहाँ पर भी इस चित्र में देख सकते हो, ये डायग्राम दिख रहा है। ये है अपना, ये यहाँ से महाद्वीप का जैसे ही नीचे से हिस्सा आता है, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। ये वाला पार्ट जो आपको दिखा है ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। फिर ये गहरे, ये आ गया हमारा प्लेन बेसिन यानी महासागरीय मैदान, और फिर ये आता है हमारा गर्त नीचे, है ना। तो ये जो सीमा है, सॉरी, कॉन्टिनेंटल मार्जिन यानी महाद्वीपीय सीमा है, उसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप दोनों को इंक्लूड किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 बताइए क्या आ सकता है आंसर इसका। एबिसल प्लेन्स आर मेन्स फॉर्म्ड बाय, वितली जो मैदान है, तीसरी मतलब दूसरा जो भाग है, हमने देखा था कि महाद्वीपीय सीमा, वितली मैदान और मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशियनिक रीज, 3 भागों में समुद्र का तल विभाजित है। तो जो वितली मैदान है जो दूसरे नंबर पर आता है, वो किससे बनता है? क्या महाद्वीपीय लावा से, प्रवाल वृद्धि से, या महीन अवसाद का निक्षेप, या ग्लेशियर इरोजन है यानी हिमानी अपरदन है, बताइए। तो जो दोस्तों वितली मैदान यानी समुद्र का जो प्लेन है, कि अगर समुद्र का पानी को सुखा दिया जाए तो जो बराबर जगह है मैदान जैसी, उसे वितली मैदान बोलेंगे, एबिसल प्लेन्स बोलते हैं हम। और यहाँ इसमें क्या होता है दोस्तों, सारा नदियों का पानी जो भी बह करके आता है, जो नदी अपने साथ अवसाद लेकर आती है, वो जो बारीक बारीक अवसाद होते हैं, महीन अवसाद का जो डिपोजिशन होता है वो यहाँ पर ही होता है दोस्तों, वितली मैदान में। बाकी महाद्वीपीय ढाल जो होती है, कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है, उसमें बड़े बड़े मोटे कण इकट्ठा होते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखिए,
मध्य महासागरीय कटक क्या है बताइए। मध्य महासागरीय कटक यानी मिड ओशियनिक रीज, मिड ओशियनिक रीज क्या है बताइए। क्या गहरे महासागरीय गर्त है यानी डीप ओशन ट्रेंचेस है, या जलमग्न पर्वत श्रृंखलाएं हैं, या कोस्टल प्लेन्स है यानी तटीय मैदान है, ये रिवर डेल्टास यानी नदी का डेल्टा है बताइए। मध्य महासागरीय कटक क्या है। तो मध्य महासागरीय कटक जो है दोस्तों, वह आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये क्या है, जलमग्न पर्वत श्रृंखलाएं यानी अंडर वाटर माउंटेन चेन्स है ना, जो पानी के अंदर क्या है, पानी के अंदर डूबी हुई है। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है बताइए। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है ना, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज बताइए। हिमालय है, एंडीज है, मिड ओशियनिक रिज है, मध्य महासागरीय कटक, ये रॉकीज पर्वत है बताइए। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस करी है वो मिड ओशियनिक रिज है। यह एक्चुअल में पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि पानी के अंदर अटलांटिक महासागर में डूबी हुई है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। अगर इसको पानी को पूरा मान ली जाए, इमेजिन कर ले, सुखा दिया जाए, तो ये पर्वत श्रृंखला हमें दिखाई देगी जो कि बहुत लंबी है। तो मिड ओशियनिक रीज जो है दोस्तों, पानी में डूबी हुई सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 42 बताइए। क्वेश्चन नंबर 42, डीप ओशियन ट्रेंचेस आर मेनली फॉर्म ड्यू टू, गहरे महासागरीय गर्त है ना, मुख्यतः किस कारण बनते हैं, जो कि तीसरा सी फ्लोर का तीसरा पार्ट होता है, गहरे महासागरीय गर्त है ना। बताइए किस कारण बनते हैं। क्या डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट से यानी अपसरी प्लेट से बनते हैं, या अभिसारी प्लेट यानी कन्वर्जेंट प्लेट के मूवमेंट से, या विंड इरोजन यानी पवन अपर्दन, या रिवर डिपोजिशन यानी नदी निक्षेप, किससे बनते हैं बताइए। गहरे महासागरीय गर्त, तो दोस्तों गहरे महासागरीय जो गर्त है वो अभिसारी प्लेट की गति से करती है। जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में आती है, एक ही डायरेक्शन में आती है, तो भारी प्लेट जो है वो नीचे आ जाती है और हल्की प्लेट ऊपर चली जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर गहरे महासागरीय गर्तों का निर्माण हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्या हो जाएगा आंसर बी। जब दो टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती है तो अभिसरण होता है, तब एक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। सबडक्शन किसे कहते हैं, तो जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट नीचे धंस जाती है और दूसरी प्लेट इसके ऊपर चली जाती है, इसको ही बोलते हैं सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन बोलते हैं इसको दोस्तों, है ना, सबडक्शन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बताइए आंसर क्या होगा। 43, अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मोस्ट अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज आर फाउंड अलोंग, कहाँ पर आते हैं अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी बताइए। स्टेबल कॉन्टिनेंट यानी जो महाद्वीप स्थिर हो उन पे आते हैं, या बी प्लेट बाउंड्री पर आते हैं यानी प्लेट की सीमाओं पर, डेजर्ट रीजन में यानी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आते हैं, या डी अबिशल प्लेन्स ओनली यानी केवल वितली मैदान में आते हैं। बताइए क्या होगा आंसर। तो दोस्तों अधिकांश जो भूकंप होते हैं है ना और ज्वालामुखी होते हैं, वो दो प्लेटों के बीच में जो फॉल्ट होता है उन्हीं किनारों पर ही आते हैं, प्लेट सीमाओं पर, है ना। यानी दो प्लेटों के बीच के फॉल्ट पर आता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है तो उनके बीच में जो फॉल्ट होता है, यहीं से संवहन धारा, यहीं से सारे वेव्स निकलती है और भूकंप की उत्पत्ति होती है दोस्त। तो आंसर हो जाएगा हमारा प्लेट सीमाओं पर अधिकांश भूकंप और ज्वालामुखी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बताइए। कॉन्टिनेंटल स्लोप्स लाइज बिटवीन, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप जो होता है वो किन के बीच पाया जाता है। सेल्फ एंड राइज यानी सेल्फ और उभार के बीच में, ये हमने पढ़ा भी था। रिज एंड ट्रेंच के बीच, कटक और गर्ते के बीच, या प्लेन एंड रिज, या आइलैंड एंड कोस्ट। बताइए क्या आंसर होगा। कॉन्टिनेंटल स्लोप किन किन के बीच पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ये आंसर सेल्फ, कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी महाद्वीपी मग्न तट और उभार के बीच में पाया जाता है ना, ये महाद्वीपी ढाल के बीच में, है ना। तो महाद्वीपी ढाल देखिए इस चित्र में भी देख सकते हैं आप, ये है आपका चित्र। तो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ है ना, जो दिखाई दे रहा है महाद्वीपी मग्न तट,
और ये है महाद्वीपीय मग्न ढाल, और यहाँ पे उभार है ना, उभार, और इनके बीच में महाद्वीपीय ढाल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बेसिन सतह पर थोड़ा जो उभार होता है उनके बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, ओशियन फ्लोर मैपिंग आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड सपोर्टेड। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महासागरीय तल के मानचित्रण ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? जब दूसरा विश्व युद्ध हो गया था उसके बाद में जो महासागरीय तल का मानचित्रण किया गया था दोस्तों, है ना, तब किस सिद्धांत ने इसका समर्थन किया? क्या है? मानसून थ्योरी, मानसून सिद्धांत? नहीं नहीं, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं अपने मानसून सिद्धांत, ये तो हो ही नहीं सकता। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, या पॉपुलेशन थ्योरी, या इंडस्ट्रियल थ्योरी? तो इंडस्ट्रियल थ्योरी ये तो ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं अपन, जनसंख्या, ये भी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, है ना। हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी प्रकृति से संबंधित चित्र अध्ययन किया जाता तो आएगा इसका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब महासागरीय तल का मानचित्रण हुआ तो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का ने इसका समर्थन किया था, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, मध्य रिफ्ट घाटी संबंधित है, बताइए मध्य रिफ्ट घाटी संबंधित है, किससे संबंधित है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी या मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियनिक रिज, एबिसल प्लेन यानी वित्तली मैदान, या कोस्टल लेगून्स, तटीय लेगून से संबंधित है, बताइए। तो मध्य रिफ्ट वैली जो है वह मिड ओशियनिक रिज से संबंधित है, मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा बी। 47 का आंसर बताइए। 47 आपके सामने, द पैसिफिक ओशियन इज कॉल्ड द रिंग ऑफ फायर। हम सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है ना। तो ये क्यों कहा जाता है? इट हैज द डीपेस्ट ट्रेंचेस, इसमें सबसे गहरे गर्त हैं, या इट हैज एक्टिव वोल्केनो अलोंग इट्स मार्जिन्स, इसके किनारों पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं इसलिए क्या? या इट इज द वार्मेस्ट ओशियन, क्या सबसे गर्म महासागर है? या इट हैज नो अर्थक्वेक, इसमें भूकंप नहीं आते। तो दोस्तों इसमें भूकंप नहीं आते, ये तो गलत होगा, इसमें सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आते हैं, इसी कारण से इसको क्या कहा जाता है? रिंग ऑफ फायर। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 48 बताइए, अर्थक्वेक्स आर मेनली कंसंट्रेटेड ओलंग, भूकंप मुख्यतः कहाँ केंद्रित होते हैं? स्टेबल कॉन्टिनेंट इंटीरियर्स यानी स्थिर महाद्वीपीय आंतरिक भागों में, ये प्लेट बाउंड्री पर, ये रिवर वैलीज पे, डेजर्ट रीजन्स में। ये तो रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, शायद अभी हमने सॉल्व किया था। भूकंप मुख्यतः ये ज्वालामुखी कहाँ पर होते हैं? तो सबसे ज्यादा ये होते हैं प्लेट सीमाओं पर, अभी हमने सॉल्व किया था इसको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 बताइए। अच्छा डायग्राम है, देखिए डायग्राम देखिए, विश्व मानचित्र में दर्शाई गई छायांकित पट्टी मुख्यतः दर्शाती है। विश्व मानचित्र में जो छायांकित पट्टी दिख रही है आपको, इस पट्टी की बात हो रही है दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, अच्छा ये वाला ले लेते हैं। ये जो दिखाई दे रही है पट्टी, है ना, जो कि एशिया में भी जा रही है इधर से होती हुई, है ना, आगे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखते तो उधर पार्ट में आता। तो ये जो पट्टी है दोस्तों, ये छायांकित पट्टी जो है शेडेड, है ना, शेडेड बेल्ट, ये किसको दर्शाती है? ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, मानसून क्षेत्र को, या अल्पाइन हिमालय बेल्ट को, या डेजर्ट बेल्ट को, या कोरल रिफ बेल्ट को, बताइए। प्रवाल भित्ति पट्टी को। आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो पट्टी है ये हिमालय बेल्ट को दर्शाती है, जो कि म्यांमार से निकली हुई है और उधर यूरोप तक जाती है पट्टी। आगे हम इसको डायग्राम में बता नहीं पाए, इधर है साइड में डायग्राम में, वो कट गया है। तो अल्पाइन हिमालय पट्टी को दर्शाता है दोस्तों। आंसर हो जाएगा हमारा बी। ये मैपिंग से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 50 बताइए आंसर। सी फ्लोर स्प्रेडिंग ओक्यूसेट, सागरीय अधस्तल का विस्तार कहाँ होता है? महासागरीय गर्त में होता है, महाद्वीपीय शेल्फ में होता है, मिड ओशियनिक रिज में होता है, रिवर डेल्टास में होता है। तो सागरीय अधस्थल का विस्तार जो होता है दोस्तों मध्य महासागरीय कटक में होता है, जो कि मध्य महासागरीय कटक क्या है? पर्वत श्रृंखला है जो कि जलमग्न है, पानी में डूबी हुई है अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य महासागरीय कटक के पास की चट्टानें
होती है, कैसी होती है बताइए। हेरियस मोदे ने इसके प्रूफ भी दिया दोस्तों। 1961 में जब उन्होंने अपना मत सी फ्लोर स्प्लिटिंग सिद्धांत थ्योरीज दी थी, तब बताया था उन्होंने मध्य महासागरीय कटक के पास की चट्टाने यानी चट्टान है रॉक से वो कैसी है, सबसे प्राचीन है, यंगेस्ट है, सेडिमेंट्री ओनली यानी केवल अवसादी है, ये मेटामॉर्फिक ओनली यानी केवल रूपांतरित है, बताइए क्या हो सकता है आंसर। तो जो मध्य महासागरीय कटक है, मध्य महासागरीय कटक का मतलब है जलमग्न पर्वत श्रृंखलाएं, है ना, और वहां से जो भी हमने पढ़ा था कि ये समुद्र है, हमने ये पढ़ा था कि जैसे ये अटलांटिक ओशियन है जो कि एस आकार का है इस प्रकार से, है ना, तो यहाँ पे मिड ओशियन एक रीज है और यहाँ से लावा निकल के दोनों साइड जा रहा है ना, तो यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो नवीन है और जो महाद्वीप है वो पुराना है। तो ये बोलते हैं कि मध्य महासागरीय कटक के पास की जितनी भी चट्टानें हैं वो हेरियस मोदे ने बताया कि सबसे क्या है, नवीन है, और महाद्वीप उससे भी पुराने हैं दोस्तों, क्योंकि वो पहले बन चुके थे और वहां से लावा बहकर गया। महासागरीय क्वेश्चन नंबर 52 बताइए, महासागरीय चट्टानों में सामान्य ध्रुवीयता दर्शाती है, सामान्य ध्रुवीयता यानी नॉर्मल पोलैरिटी क्या बताती है महासागरीय चट्टानों में, बताइए कि चुंबकीय क्षेत्र का उल्टाव, ये वर्तमान चुंबकीय दिशा, चुंबकत्व का अभाव, ये ज्वालामुखी निष्क्रियता, वोल्केनिक इनेक्टिविटी, इनेक्टिव, बताइए क्या आएगा आंसर। तो सागरीय महासागरीय चट्टानों के में सामान्य ध्रुवीयता ने नॉर्मल पोलैरिटी दर्शाती है कि चुंबकीय वर्तमान चुंबकीय दिशा क्या है ना, प्रेजेंट मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को बताती है दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। 53 देख लीजिए क्वेश्चंस। मध्य महासागरीय कटक के दोनों ओर समान आयु की चट्टानें किस सिद्धांत का समर्थन करती है, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हेरियस मोदे के अनुसार मध्य महासागरीय कटक जो है मिड ओशियनिक रीज जो है दोस्तों, उसके दोनों ओर जाएंगे तो समान समान आयु की चट्टानें मिलेगी आपको। तो किस सिद्धांत का समर्थन किया है इसमें, महाद्वीपीय अपरदन सिद्धांत, ये तो है ही नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। सागरीय अधिस्थल विस्तार इन सी फ्लोर स्प्लिटिंग, बिल्कुल सही है। ग्लेशियर थ्योरी भी नहीं, मानसून थ्योरी भी नहीं, आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी फ्लोर स्प्लिटिंग थ्योरी इसका समर्थन करती है ना। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए, अधिकांश गहरे केंद्र वाले भूकंप पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, सबसे गहरे भूकंप कहाँ पे पाए जाते, मिड ओशियनिक रिज पर, सबडक्शन जोन पर, कॉन्टिनेंटल मार्जिन प्लेन्स पर, या रिवर बेसिन्स पर, नदी बेसिन्स पर, बताइए सबसे गहरे केंद्र वाले अधिकांश गहरे भूकंप कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये सबडक्शन जोन पे पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी। जो सबडक्शन जोन है उस पर सबसे ज्यादा गहरे भूकंप पाए जाते हैं। सबडक्शन जोन अभी हमने पढ़ा था कि जब एक दो प्लेटें आपस में टकराती है दोस्तों, है ना, तो जो हल्की प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है और भारी प्लेट वो नीचे बैठ जाती है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र बनता है वो सबडक्शन जोन होता है, और यहीं से सबसे गहरे भूकंप पृथ्वी पर आते हैं दोस्तों, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, शायद ये लास्ट क्वेश्चन हो हमारा, हाँ बिल्कुल लास्ट, एक और क्वेश्चन से उसके बाद में कुछ दो ही क्वेश्चन और है। देखिए मध्य महासागरीय कटक की केंद्रीय रिफ्ट घाटी यानी मिड ओशियनिक रीज की जो रिफ्ट वैली है ना, वह क्या संकेत देती है, कि संपीड़न का संकेत, प्लेट अपसरण का, फोल्डिंग का, कि अपरदन का, बताइए मध्य महासागरीय कटक की जो केंद्रीय रिफ्ट घाटी किसका संकेत देती है। तो दोस्तों ये मध्य महासागरीय कटक की जो रिफ्ट वैली ये दर्शाती है कि प्लेटों में क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, प्लेटें क्या हो रही है, डाइवर्जेंट प्लेट हो रही है ना, एक दूसरे से दूर निकल रहा है लावा। क्वेश्चन नंबर 56 बताइए, ये लास्ट क्वेश्चन से केवल, भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण किसका सशक्त प्रमाण है, बताइए भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण किसका सशक्त प्रमाण है, क्या अपक्षय यानी वेदरिंग प्रोसेस का है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट विवर्तन की है, सोयल इन्फॉर्मेशन यानी मृदा निर्माण, या रिवर इरोजन यानी नदी अपरदन, बताइए किसका प्रमाण है। भूकंप और ज्वालामुखियों का वितरण किसका प्रमाण है दोस्तों, किसका सशक्त प्रमाण है, आंसर हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी प्लेट विवर्तनिकी का प्रमाण है। भूकंप और ज्वालामुखी दो प्लेटों के आपस में टकराने से उत्पन्न होते हैं।
अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ लाइन है, हमारा चैप्टर ये क्लास खत्म हो रही है। देखिए मोस्ट टाइम पे कुछ पॉइंट में आप याद रखिएगा बट दोस्तों कि भारत और एशिया के बीच 33 सागर था, कई बार पूछा गया है 22.5 करोड़ वर्ष पहले, है ना। ये पूछा भारत और एशिया के बीच 33 सागर था, ये भारत है मान लो और ये 33 सागर है, इनके बीच एशिया है और इनके बीच में 33 सागर था, तो कब था? 22.5 करोड़ वर्ष पहले। याद रखिएगा आप ये दोनों पॉइंट याद रखना कि जैसे ये मान लो भारत है और ये एशिया है, तो इनके बीच में एक 33 सागर था, एक 33 सागर था, तो ये कब था? 22.5 करोड़ वर्ष पूर्व था दोस्तों, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट है आपका, पेंजिया का विभाजन कब हुआ? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। भारत और एशिया में टक्कर कब हुई? 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। कई बार सीटेट ईएमआरएस केवीएस में पूछा गया है। कुछ अगला, भारत की स्थिति 50 डिग्री दक्षिण पर थी, यानी अभी भारत क्या है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में आ चुका है ना। लेकिन पहले 50 डिग्री दक्षिण पर था, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में था, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 50 डिग्री दक्षिण पर था, 14 करोड़ वर्ष पूर्व था। हिमालय की उत्पत्ति का आरंभ कब हुआ? हिमालय कब बनना स्टार्ट हुआ? 4 करोड़ वर्ष पहले हिमालय बनना स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसलिए हिमालय को क्या बोलते हैं? नवीन वलित पर्वत बोलते हैं। सबसे अधिक प्लेट प्रवाह दर, ये प्लेट प्रवाह दर से भी पता चलता है कि प्लेटें कितनी तेजी से प्रवाह कर रही है, कौन सी प्लेट ज़्यादा तेजी से बह रही है, मतलब प्रवाह कर रही है ना, उनकी रेट क्या है। तो ईस्टर द्वीप जो है वहाँ पर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक, और सबसे कम जो है आर्कटिक कटक पर, आर्कटिक ओशन पे, आर्कटिक कटक पर 2.5 सेंटीमीटर से प्रति वर्ष से कम, ये प्लेट प्रवाह दर है। ईस्टर द्वीप पर सबसे अधिक है और आर्कटिक कटक पर सबसे कम, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। तो ये है हमारे दोस्तों टॉप 25। इस लेक्चर में हमने ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, लगभग 5-6 क्वेश्चन और, है ना। तो इस और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पर भी फोकस किया है, साथ ही मैंने सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि यह क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, कीप वॉचिंग।